अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान में तेलंगाना के तलबा का शानदार मुजाहरा। रियासत के 8 तलबा ने 690 से ज़्यादा हासिल किए नंबरात। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत में समाज के तमाम तबकात परेशान। किसान पानी और खाद के लिए फिक्रमंद, आवाम को बुनियादी सहूलतें नहीं। साबिक रियासती वज़ीर हरीश राव ने रेवंत हुकूमत पर लगाए इल्ज़ामात। हैदराबाद के स्कूल में ज़बरदस्ती कलमा पढ़ाए जाने का मामला अफसोसनाक। रियासती हुकूमत मुनासिब इक़दाम करे। कांग्रेस तेलंगाना के सीनियर कायद हनुमत राव का रद्द-ए-अमल। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के 12 नए केसेस सामने आ गए। अब तक 4 अफराद की मौत। आम लोगों की फिक्रमंदी में इजाफा। ईरान में रात भर मुख्तलिफ इलाकों में अमरीका की जानिब से कई निशानों पर हमले। ताज़ा हमलों में कम से कम 8 ईरानी बाशिंदे शहीद। और इसराइल को तस्लीम नहीं करते। मलेशिया में कोई इसराइली पाया गया तो उसे फ़ौरन मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अनवर इब्राहिम का बड़ा बयान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। नीट के एग्ज़ाम के दोबारा इनेकाद के बाद तेलंगाना के तलबा ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ताज़ा जारी करदा नतीजों के मुताबिक तेलंगाना के 8 तलबा ने 690 से ज़्यादा नंबरात हासिल करके शानदार कारकर्दगी की है। NTA के मुताबिक टॉपर्स में तेलंगाना के तलबा का नाम सरफहरिस्त है। ऐसा तालीमी इदारों के चेयरमैन ए वर्धा रेड्डी ने कहा है कि हरमकुंडा के वीरियागारी सायू ने 705 नंबर हासिल करते हुए ऑल इंडिया 13वां रैंक नीट में हासिल किया है, जबकि BSI चरण ने 19वें और दीगर कई स्टूडेंट्स ने शानदार मुकामात हासिल करते हुए कामयाबी दर्ज की है। याद रहे कि पहली मरतबा नीट का पर्चा लीक हो गया था, जिसके बाद दोबारा नीट का इम्तिहान मुनक़िद किया गया था और अब नतीजे जारी कर दिए गए हैं। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत में समाज के तमाम तबकात परेशान हैं। किसान पानी और खाद के लिए फ़िक्रमंद है। आवाम को बुनियादी सहूलतें नहीं दी जा रही हैं। बिजली और दीगर मसाइल भी हैं, लेकिन रेवंत हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम साबित हुई है। आइए देखते हैं हरीश राव का ये बयान। కరెంటు పోతే వార్త, కానీ నేటి కాంగ్రెస్ కాలంలో కరెంటు ఉంటే వార్త అనేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. అంటే ఎప్పుడు కరెంటు వస్తుందో ఎప్పుడు పోతుందో అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 11 జిల్లాల్లో రైతాంగం సబ్స్టేషన్ల ముందు ధర్నాలు చేసినారు. రాష్ట్రంలోని 11 జిల్లాల్లో మాకు సరిపడా కరెంట్ రావట్లేదు, 8 గంటల విద్యుత్ కూడా రావడం లేదని రాష్ట్రంలోని అనేక సబ్స్టేషన్లను రైతాంగం ముట్టడించినటువంటి పరిస్థితి. రాష్ట్రంలో ఈరోజు ఎందుకు కరెంట్ లేదు అంటే థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో బొగ్గు అందుబాటులో లేదు. అంటే ఇది కేవలం ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్యం వల్ల, నేరపూరిత నిర్లక్ష్యం వల్ల ఈ పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, మేము సింగరేణి మీద పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ పెట్టి అనేక సార్లు ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించినాం. థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో వారం రోజులకు సరిపడే బొగ్గు నిల్వలు కూడా లేవు. ఒకవైపు ఏమో మీరు బొగ్గు స్టాక్ ఉంది, 40 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బొగ్గు స్టాక్ ఉందని చెప్తారు, కానీ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో బొగ్గు లేదు, ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉందని BRS పార్టీ హెచ్చరిస్తూ వచ్చింది. అయినా మీలో ఉలుకు లేదు, పలుకు లేదు. ఇవాళ ప్రతిపక్షంగా మేము మిమ్మల్ని నిద్రలేపినా కూడా మీ నిర్లక్ష్యం వల్ల ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రజలకు, రైతాంగానికి శాపంగా మారింది. వీళ్ళ తీరు వల్ల ఇవాళ రాష్ట్రంలో అనేక థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల్లో ఇవాళ విద్యుత్ ఉత్పత్తి నిలిచిపోయిన పరిస్థితి ఉంది. ఇది నేను మాటల్లో చెప్పడం లేదు, ఆధారాలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నా. ఇవాళ రాష్ట్రంలో కొత్తగూడెం కానీ, కాకతీయ, భద్రాద్రి, యాదాద్రి అన్ని పవర్ సబ్ స్టేషన్లో, థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్లో ఈ రోజు కూడా 6 నుంచి 7 రోజులకు మించి స్టాక్ లేదు. कांग्रेस तेलंगाना के सीनियर कायद हनुमत राव ने भी हैदराबाद के स्कूल में पेश आए वाक़े पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इस सिलसिले में फौरी तौर पर इक़दाम करे। ये सेकुलर मुल्क है, किसी पर भी एक मखसूस मज़हब को नहीं थोपा जा सकता। याद रहे कि होमवर्क मामले को लेकर पूरे मुल्क में इस वक्त चर्चे हैं।
they are forcing to kalma means that is they're religious. That issue also to give a lesson to the children. By forcefully they are giving, but this is not correct. Government takes seriously on this thing. Not only that, if you starting tomorrow Hindu sentimental also they will start something. It is anarchy. It is a cosmopolitan country. It is a secular country. Everybody have got their own. They can do anything. Their houses, but not in a education institute. I hope definitely seriously taken by the Home Department and not to take this type of attitude. And I request to the Honorable MIM ministers, MIM MPs and MLAs, kindly, it's unnecessary, new problem will start. And children, if anybody they want to kalma, they can read it to their houses. That nobody can question. But in school, you are forcefully, kalma should read. This is not correct. So tomorrow other religious also will start this should read. In school, whatever the the school education, they will continue. But this type of activity should stop. And I am congratulating the Home Department, police, they immediately suspended. In future, they can take this issue seriously. I request MLAs of MIM and also MP Azharuddin, I am requesting this type of, if anybody can read it their houses, nobody can question. But the forcefully children can to read this kalma, this is not correct. It is a forcefully, you should not put him in any, already children are... जिला के भी आसिफाबाद के डिस्ट्रिक्ट उर्दू ऑफिसर और इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर एम तिरुपति ने अपने अहदे का जायजा हासिल कर लिया। उन्होंने सियासत टीवी से खास बातचीत की और कहा कि भी आसिफाबाद के 2 गर्ल्स और 2 बॉयज़ तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूलों में दाखिले जारी हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूलों में ज़ेर तालीम हर स्टूडेंट पर लगभग 1 लाख रुपये खर्च करते हुए तमाम तर सहूलतें फराहम करते हुए तालीम दी जा रही है। इसलिए अपने बच्चों को तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूलों में दाखिला दिलवाया जाए और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सरपरस्त तवज्जो दें। मेरा नाम तिरुपति है। मैं खम्मम में फर्स्ट ज्वाइनिंग 2018 में उर्दू ऑफिसर में हुआ। वहाँ से अभी कोमरमभीम आसिफाबाद को जनरल ट्रांसफ़र में जून 1 को इधर आया हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट तो पूरा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। पूरा मैं मेरा हिसाब से कितने मेहनत करना पड़े तो उतना मेहनत करके हमारा डिस्ट्रिक्ट को आगे जाने के लिए कोशिश करता हूँ मैं। और एक बात बोले तो ये हमारा प्राइमरी स्कूल बहुत लॉन्ग है, वो बलगल में है। खाने पीने तो चीज़ तो अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छा मिल रहा। तो पेरेंट्स भी क्या करना बोले तो उसको ज्वाइनिंग करने के लिए कोशिश करना। गवर्नमेंट इतना पैसे खर्च करके पढ़ाई करा रहे। एक स्टूडेंट को 1 लाख रुपए का खर्च करके पढ़ाई शुरू कर दी है। तो ये बात सब लोग को सुन के प्राइमरी स्कूल में ज्वाइन होने की कोशिश करना पड़ता है। और एक बात क्या है बोले तो स्कीम भी आ रहा, इंदिरा माइनॉरिटी महिला योजना शक्ति, इसमें 50 जनों को 50,000 रुपये आ रहा, 25 लाख रुपये पैसे आने का है। और दूधेकुला कास्ट वालों को ई-बाइक्स, ई-स्कूटर रन करने के लिए उन लोग भी स्कीम आ रहे। और क्रिश्चियन माइनॉरिटी का भी स्कीम आने के हैं। वो स्कीम के लिए ये महीना जुलाई 18 तारीख तक लास्ट डेट है। उन लोग अप्लाई करें तो कर सकते आराम से, उसको भी फ़ायदा मिलने का है। और एक बात बोले तो हमारा काजनगर में CTC सेंटर है, वो बच्चों को रिप्रेजेंटेशन आए तो मैं इसी कंप्यूटर ट्रेनिंग पढ़ता हूँ। सर कोई भी रिप्रेजेंटेशन स्कूल नहीं तो कॉलेज वाले को तो कोई भी स्टूडेंट्स आके हमारा रिप्रेजेंटेशन दिए तो हम हेड ऑफिस को फॉरवर्ड करने को हायर ऑफिस को बोलने के लिए, वो शुरू होने के लिए मैं मेरा कितना कोशिश करना उतना कोशिश करके हम मुसलमानों को बच्चों को लेंगे पढ़ाई के लिए।
राजौंदा सिलसिला जिला के गंभीरापेट की तारीखी जामा मस्जिद की तोसी तज़ीन व मरम्मत के मनसूबे का संग बुनियाद आज एक पुरवरक़ा तकरीब के दौरान रखा गया। तकरीब में तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, उलमाए कराम के अलावा बड़ी तादाद में मुकामी लोग भी मौजूद थे। तकरीब का आगाज़ दुआ से हुआ, जिसके बाद मस्जिद की तोसी और तज़ीनों के मनसूबे के लिए ख़ास दुआ की गई। मस्जिद कमेटी ने कहा कि जामे मस्जिद में नमाजियों की बढ़ती हुई तादाद और ज़रूरतों को देखते हुए तोसी और तज़ीनों का काम शुरू किया गया ताकि इबादतदारों को बेहतर सहूलतें फराहम की जा सके। इस मौके पर कमेटी ने सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी से इज़हार तशक्कुर किया। गंभीरापेट जामे मस्जिद के जो एक्सटेंशन, मस्जिद की जो एक्सटेंशन है और मीनारों की बहाली का जो काम आज शाही दौर की मस्जिद है, ये यहाँ पर हेरिटेज इंजीनियर्स के ज़रिए इस मीनारों की जो खस्ता हालत हो गई, तो बहुत पोसीदा हो गए थे, उनकी बहाली के लिए और मस्जिद की बहुत दिनों से यहाँ पे एक्सटेंशन का जो मुतालबा था, उसके मद्देनज़र रखते हुए बोर्ड की जानिब से, ग्रांट के लिए से, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह 45 लाख रुपये सैंक्शन करके आज उसका काम का संग बुनियाद काम का शुरुआत आज यहाँ पर बाद नमाज जुमा तमाम गंभीरापेट के आवाम के साथ यहाँ पर दुआ के ज़रिए यहाँ पर संग बुनियाद रखा गया और ये काम की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह आज से शुरुआत हो गई है इसकी। ये 45 लाख की लागत से पिछले 2 महीने पहले यहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स था, वो 90 लाख की लागत से उसका काम शुरू हुआ और आज 45 लाख की लागत से मस्जिद की बहाली और मस्जिद की एक्सटेंशन का काम यहाँ पर शुरू हुआ और ये भी जल्द से जल्द इसका काम का जल्द से जल्द इसको मुकम्मल करेंगे। इसमें हेरिटेज के जो हमारे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर है जनाब मीर खान साहब, वो उसके निगरानी में, उनके निगरानी में काम चलेगा और मैं समझता हूँ कि ये जब से मस्जिद बनी थी शाही उसके बाद से किसी भी तामीरी काम यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर मीनारों का बहुत पोसीदा हाल था, बहुत खस्ता हालत में थी, तो उसको फिर वापस उसकी पुरानी जो उसका पहले के जो जिस हालत में थे उसको वापस लाने के लिए यहाँ पर हम शुरू करेंगे। इसके लिए जो भी ग्रांटी नेट से बोर्ड की जानिब से, हुकूमत तेलंगाना माइनॉरिटी वेलफेयर की जानिब से 45 लाख रुपये सैंक्शन किए गए, इसके लिए मैं हमारे वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब का और जनाब वज़ीर अखिलती बहबूदी जनाब मोहम्मद अज़हर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि क्योंकि ये गंभीरापेट की जामे मस्जिद गंभीरापेट मेरा वतन है। मैं यहाँ पर बहुत दिन से काम कराने की एक जस्तजू थी। दलितों के साथ ज़्यादती और नाइंसाफ़ी और उससे जुड़े मौज़ूआत को लेकर शहर हैदराबाद में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें प्रोफेसर श्रीनिवास और दीगर कई शख्सियात ने शिरकत की और खिताबात किए। అధిపత్య కులాలు భయపడతాయి, ఇలా అట్రాసిటీ కేసు ఉంది, మమ్మల్ని నిరంతరం జైల్లో వేస్తారు, మాకు శిక్షలు పడతాయి అనే భయం ఉంటే మన మీద ఇలాంటి దాడి జరిగాయి. కానీ మొన్నదంతా కూడా ఒక కింది స్థాయి దళిత నాయకులు కావచ్చు, దళిత సంఘాల లీడర్లు కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కలిసి గట్టిగా స్పందించి న్యాయపోరాటం చేస్తే ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ నాయకులకు తప్పు చేసిన వాళ్ళకి శిక్షలు పడతాయి. కానీ వాళ్ళు అట్లా చేయకపోయినా సరే కొన్ని కల్చర్ సంఘాలు ముందుకు వేసుకొని చేసే సంఘాల కన్నా సపోర్ట్గా వచ్చి పడితే బాగుంటుంది కదా. మొన్న విపక్ష విమర్శిత ఉన్నందుకే ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు సక్సెస్ కాలేకపోతుందని నేను అంటున్నాను. ఎందుకంటే మనం పిడికిలు ఎంత బలం ఉంటే అది అంతుంటుంది. మనకు ఏ పిడికిలకి 5,000 ఉన్నాయి, 5,000 ఉన్నాయి. पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के 12 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 4 अफराद की अब तक मौत वाक़ई हुई है। महकमा सेहत के मुताबिक मुल्क में रवा महीने कोविड के मजमूई तौर पर 1939 केसेस दर्ज किए गए। हुकाम के मुताबिक 26 जून से 16 जुलाई के दरमियान आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में कोविड-19 के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कड़पा में सबसे ज़्यादा 8 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि गुंटूर में 2 और विशाखापट्टनम और काकीनाडा में 1-1 केस दर्ज किया गया। कोरोना की ताज़ा सूरत हाल को लेकर आवाम की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है।
और इस दौरान डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर विशाखापट्टनम डॉक्टर पी जगदीश्वर ने कहा कि आज सिर्फ एक कोरोना केस का पता चला है। मरीज की हैदराबाद की ट्रैवल हिस्ट्री है। यहाँ आने के बाद इसको नज़ला, खांसी और बुखार हुआ। जब वो एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास गया तो कोविड की तस्दीक की गई है। ताहम उन्होंने कहा कि कोरोना के हवाले से घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ और प्रिकॉशंस ली जाएँ। The patient is having traveling history to the Hyderabad, and he came here and got cold cough with fever. When he went to a private practitioner, he suggested RT-PCR and get it done and declared positive. And that was confirmed by the VRDL laboratory, which is situated at King George Hospital, Visakhapatnam. We are ready with all COVID alerts. We are having full RT-PCR kits, rapid tests, and all the essential medicines, and we are ready to face anything. And we also tested the contact of the person, but the contact got RT-PCR negative COVID. I am telling to the people, don't be panic regarding the COVID, because COVID has become recently as an endemic situation, and only precautionary measures has to be taken by wearing masks, gloves, and remaining, staying to a distant when gatherings came. रियासती वज़ीर श्रीहरी को तेज़ बुखार और इन्फेक्शन के बाज़ बंजारा हिल्स केयर हॉस्पिटल हैदराबाद में दाखिल करवाया गया है, जहां उन्हें इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट यानी ICU में ज़ेरे इलाज रखा गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर की सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां माहिर डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी और इलाज में मसरूफ़ है। हॉस्पिटल ज़राए ने कहा कि श्रीहरी की हालत तशवीशनाक है, उन्हें मुसलसल तिब्बी निगरानी में रखा गया। डॉक्टरों की जानिब से उनकी सेहत के हवाले से मज़ीद तफसीलात और मेडिकल बुलेटिन भी जारी किए जाने की तवक्को है। वज़ीर की हालत की खबर सामने आने के बाद उनके हामी और सियासी हलकों में फिक्रमंदी की लहर है, जबकि उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है। हैदराबाद में मॉब लिंचिंग का एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया, जिसने शहर में कानून, अमन व अमान और हजूम के बढ़ते रुझान पर संगीन सवालात खड़े किए हैं। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में मोहम्मद अब्दुल अजीज़ नामी शख्स पर एक कमसिन बच्ची के साथ उमैरा तौर पर नाजिबा हरकत करने का इल्ज़ाम लगा, जिसके बाद मुश्तइल अफराद ने उन्हें पकड़कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। यानी शाहिदीन ने कहा कि वाक़े के दौरान बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए और इस शख्स पर हमला किया गया। इत्तलात के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस पहुँच गई और उसने हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया, जहाँ वो बेहोश हो गए, लेकिन उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल न किए जाने की बातें भी सामने आ रही हैं। ये इल्ज़ाम है कि बाद में उनकी मौत के बाद उन्हें उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां ताहम दावों की पुलिस की जानिब से कोई सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की गई है। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया गया है। पुलिस ने कहा है कि अगर किसी शख्स पर जुर्म का शुबा हो तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें, कानून को अपने हाथ में न लें, ताकि ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम की जा सके। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बारिश का इम्कान है। हैदराबाद महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाल मगरबी खलीज बंगाल में बनने वाले शदीद कम दबाव के इलाके असर से रियासत के मौसम में तब्दीली आ गई। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने कहा कि ख़ास तौर पर हैदराबाद और अतराफ़ के इलाकों में शाम और रात के वक्त हल्की से दरमियानी बारिश मुमकिन है। दिन के वक्त आसमान आम तौर पर अबर आलूद देखा गया। शदीद कम दबाव के असर से शुमाली और शुमाल मशरक़ी तेलंगाना के अज़ला आदिलाबाद, मंचरियाल, निर्मल, कुमरंभी, मासिफाबाद, निज़ामाबाद, कामारेड्डी, करीमनगर, जगतियाल, पेदापल्ली, राजन्ना, सिरसिल्ला, जयशंकर, भूपालापल्ली, मुलुग, हनमकुंडा, वरंगल, सिद्दीपेट और मेदक में ज़्यादा बारिश की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने बारिश के पेश नज़र हुकाम और ख़ास तौर पर किसानों को चौकस रहने का आवाम को भी मशवरा दिया। रवां साल कम बारिश से लोगों में बेचैनी की भी लहर देखी जा रही है। और वाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश ने यकीन ज़ाहिर किया कि DMK पार्टी कभी भी BJP के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हमने तमिलनाडु में TVK का सपोर्ट ज़रूर किया है, लेकिन DMK के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और हमें यकीन है कि वो BJP की पॉलिसी को पसंद नहीं करते। क्या होता है, हाँ ये बात सही है कि इंडिया जनबंधन के मीटिंग में 8 तारीख को DMK शामिल नहीं था। ये बात सही है कि हम TVK का समर्थन दे रहे हैं। हमारे 2 कैबिनेट मंत्री हैं उस मंत्रिमंडल में, पर हम भी DMK के सांसदों के संपर्क में हैं, उनसे बातचीत हो रही है। DMK अभी भी विपक्ष है, विपक्षी दल है
वो सत्ता दल नहीं है, एनडीए का घटक दल नहीं है। इंडिया का है, इंडिया- इंडिया गठबंधन का। मैं कह रहा हूं ना, विपक्षी दल है, विपक्ष में है, ऐसा नहीं है। मैंने अभी स्टैलिन जी का बयान भी मैंने पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि पिछले 2 महीने में कुछ समझौता हो गया है बीजेपी और डीएमके के बीच में, ऐसा नहीं है। हालांकि हाँ ठीक है, वो सीटिंग अरेंजमेंट उन्होंने अलग मांगा है, लोकसभा में राज्यसभा में, सब चलते रहेंगे। मुझे भी पूरा विश्वास है जब वक्त आएगा डीएमके भी खड़ा होकर कहेगा कि जो परिसीमन विधेयक लाया जा रहा है वो राज्यों के हित में नहीं। ईरान में रात भर मुख्तलिफ इलाकों में अमेरिका की जानिब से हमले जारी रहे। इस दौरान ईरान में हरमुज़गान के गवर्नर के दफ्तर ने ऐलान किया कि सुबह में आज रात एक अमेरिकी हमले में 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हुए, जबकि बंदर अब्बास से खमीर तक की सड़क को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया। बंदर अब्बास रेलवे जंक्शन स्टेशन पर भी रात देर गए हमला हुआ। रेस्क्यू और फायर फाइटिंग टीमें फौरी तौर पर मुकाम पर पहुँच गई और सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ज़रूरी इक़दाम जारी हैं। इसके अलावा बू शहर में भी मुतादिद धमाके हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक धमाके बू शहर के अंदर हुए हैं। इस दौरान ईरान ने अमेरिकी हमले में चाबहार मेरी टाइम वॉच टावर के तबाह होने की तस्दीक कर दी है। इस दौरान कतर की वजारत दिफा ने ऐलान किया कि मुल्क की मुसल्लह फ़ौज इस वक्त कई फ़िज़ाई हमलों को रोक रही हैं। याद है कि ईरान ने कहा कि अमेरिकी हमलों के जवाब में खलीज में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर उसका हमलों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। ईरानी वजारत सेहत ने कहा है कि जुलाई में अमेरिकी हमलों में अब तक 38 अफराद हलाक जबकि 400 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। ईरानी वजारत सेहत के हुकाम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिकी हमलों में ज़ख्मी होने वालों की तादाद 400 से बढ़ चुकी है, जबकि इस दौरान 38 अफराद लुक़्मे अजल बने। ज़ख्मियों में 22 ख़वातीन और 18 बरस से कम उम्र के 9 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि हलाक होने वालों में एक 18 बरस से कम उम्र का नौजवान भी है। हुकाम के मुताबिक 47 अफराद अब भी ईरान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि गुज़िश्ता रात ईरान के जनूबी और मगरबी इलाकों पर हुए अमरीकी हमलों में मजीद 8 अफराद शहीद हुए, जबकि 20 दीगर जख्मी हुए हैं। मुल्क के कई सूबों में बास बुनियादी तनसीबात अमरीकी फौजी हमलों का निशाना बनी और जनूबी सूबे हरमुज़गान में 6 पुलों को निशाना बनाया गया। याद है कि ट्रंप ने धमकियां दी थी कि ईरान में पुलों को भी अब निशाना बनाया जाएगा। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क में कोई इसराइली शहरी पाया गया तो उसे फौरी तौर पर मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अनवर इब्राहिम ने कहा कि हुकाम जनूबी रियासत जौहर में एक निजी रिहायशगाह कम्यूनिटी की सरगर्मियों में तौर पर इसराइल शहरियों की शमूलियत के इल्ज़ामात की जाँच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुतल्लिक़ा इदारे इस मामले की छानबीन कर रहे हैं और अगर इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए तो हुकूमत किसी किस्म की रियायत नहीं देगी। अनवर इब्राहिम ने कहा कि अगर हमें कोई इसराइली मिला तो हम इसे फौरी तौर पर डिपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। तुर्क मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली पासपोर्ट रखने वाले अफराद को मलेशिया में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि मलेशिया इसराइल को तस्लीम नहीं करता। ताहम खुसूसी इजाज़त की सूरत में इस्तिस्ना दिया जा सकता है। ये मामला एक ऐसे वक्त में आया जब रियासती हुकूमत ने नेटवर्क स्कूल नामी एक स्टार्टअप कम्यूनिटी से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात पर मरकज़ी सतह पर जाँच का मुतालबा किया, जिसके बाद वज़ारत दाखिला ने बाकायदा इस मामले को लेकर इंक्वायरी शुरू कर दी है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान में तेलंगाना के तलबा का शानदार मुजाहरा। रियासत के 8 तलबा ने 690 से ज़्यादा हासिल किए नंबरात। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत में समाज के तमाम तबकात परेशान, किसान पानी और खाद के लिए फिक्रमंद, आवाम को बुनियादी सहूलतें नहीं। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने रेवंत हुकूमत पर लगाए इल्ज़ामात। हैदराबाद के स्कूल में ज़बरदस्ती कलमा पढ़ाए जाने का मामला अफसोसनाक, रियासती हुकूमत मुनासिब इक़दाम करे। कांग्रेस तेलंगाना के सीनियर कायद हनुमत राव का रद्द-ए-अमल। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के 12 नए केसेस सामने आ गए। अब तक 4 अफराद की मौत, आम लोगों की फिक्रमंदी में इजाफा। ईरान में रात भर मुख्तलिफ इलाकों में अमेरिका की जानिब से कई निशानों पर हमले। ताज़ा हमलों में कम से कम 8 ईरानी बाशिंदे शहीद। और इसराइल को तस्लीम नहीं करते, मलेशिया में कोई इसराइली पाया गया तो उसे फ़ौरन मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अनवर इब्राहिम का बड़ा बयान। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।